ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारे मेल लीड किन एरिया को देखते हैं जिन्हें फीमेल लीड मेंग ये जैन सेड्यूस करने आती है। एरिया कहते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये जैन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। एरिया कहते हैं, तो क्या तुम रिग्रेट नहीं कर रही? वो कहती है, नहीं। एरिया कहते हैं, फिर बाद में पछताना मत। वो ये जैन की तलाशी लेने लगते हैं और कहते हैं, पहले मुझे चेक करने दो, कहीं तुम भी मुझे मारने तो नहीं आई। वो इसके कपड़े के बटन ओपन करते हैं और ये जैन नर्वस हो जाती है। एरिया कहते हैं, सच बताओ क्यों आई हो यहाँ? वो कहती है, मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। वो याद करती है कि उसे उसके बॉस ने एक रिंग दी थी जिसमें पॉइजन था। मास्टर कहता है, जैसे ही जिनरियो कमजोर होता दिखे उसके ड्रिंक में ये पॉइजन डाल देना। प्रेजेंट में ये जेन एरिया से कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं नर्वस हूँ, क्यों ना पहले ड्रिंक कर लें? एरिया बोले, मुझे ड्रग देना चाहती हो? ये जेन ना कहती है। एरिया कहते हैं, तो वेट किस बात का? वो तुरंत उसे बेड पर ले जाते हैं और रोमांस करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रूम में एक आदमी को पकड़ कर रखा गया था जो एरिया से कहता है, मुझे जाने दो। एरिया अपने आदमियों से कहते हैं, बाहर लेकर जाओ इसे। वो आदमी कहता है, मास्टर किन लिस्ट चीफ किन के पास है? मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसे बाहर ले जाया जाता है। इधर ये जेन शॉक होकर सोचती है, ये जिनरियाओ नहीं है तो कौन है? वो पूछती है, कौन है आप? मुझे जाने दीजिए। एरिया बोले, बता दूंगा लेकिन रिग्रेट मत करना। ये बोलकर वो उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। ये जेन डरते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। एरिया कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहे यहाँ आ जा सकती हो? वो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये जेन कहती है, मेरी मॉम घर में बीमार है, मुझे जाने दीजिए। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और एरिया कहते हैं, क्या तुम शांति से अपना काम नहीं कर सकते? बाहर से आवाज आती है, सॉरी सेकंड मास्टर, हम जा रहे हैं। ये जेन मन में कहती है, तो ये किंगी गैंग के सेकंड मास्टर है जिसे लोग लिविंग किंग ऑफ हेल कहते हैं। वो चाकू उठा लेती है और कहती है, मुझे जाने दीजिए। एरिया बोले, वरना क्या करोगी? जिसने भी मेरे खिलाफ ब्लेड उठाया है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख सका है। मुझे मारने की हिम्मत कहाँ से आई तुम में? ये जेन कहती है, मुझे सिस्टर लियांग ने भेजा है। एरिया कहते हैं, झूठ बोल रही हो तुम। वो उसे वापस जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी ये जेन उनके सीने पर चाकू मार देती है और सॉरी बोलकर भाग जाती है। एरिया कहते हैं, एक बार तुम हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उधर ये जेन बारिश में भीगते हुए घर पहुंचती है और देखती है कि उसका बाप मेंगफू अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और उसकी माँ बीमार पड़ी थी। ये जेन कहती है, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसे कमाए थे वो कहाँ है? आप मॉम को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? मिंगफू कहता है, वो पैसे एक बेट लगाने के लिए भी काफी नहीं है, मुझे ब्लेम मत करो, तुम खुद किसी काम की नहीं हो, पैसे नहीं कमा सकती तो जाकर मास्टर सू की मिस्ट्रेस बन जाओ। ये जेन याद करती है कि मास्टर सू उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंट में वो मेंगफू का पूरा गेम बिगाड़ देती है। वो कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? ये जेन अपनी मॉम को उठाती है और बोलती है, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो नर्स कहती है, इतने से पैसे में कुछ नहीं होगा और पैसे लाओ वरना तुम्हारी माँ 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएगी। सीन चेंज होता है। ये जेन काम करने के लिए सू हाउस जाती है। वहाँ वो मिसेस सू से कहती है, मैडम क्या मुझे एडवांस में पैसे मिल सकते हैं? मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। मिसेस सू कहती है, तुम्हें तुम्हारी मॉम की जगह काम करने दे रहे हैं, वही काफी है। तभी उसकी बेटी लिली कहती है, मेरा एमराल्ड नेकलेस कहाँ गया? कहीं तुमने तो उसे नहीं चुरा लिया? ये जेन बोली, मिस वह नेकलेस लूज हो गया था तो उसे रिपेयर के लिए भेजा गया है। मिसेस सू कहती है, तुम लिली को उल्टा जवाब दे रही हो, ये मत सोचना कि मास्टर तुम्हारी साइड लेते हैं तो तुम अपने आप को टॉप चंद समझोगी। ये जेन कहती है, मैं तो बस आप दोनों का ख्याल रखना चाहती हूँ। लिली कहती है, मुझे तो लगता है तुम बस डैड का ख्याल रखना चाहती हो। कहाँ थी कल रात तुम मेरे डैड को सेड्यूस कर रही थी। ये बोलकर वो ये जेन का सर टेबल पर दे मारती है और ये जेन जमीन पर गिर जाती है। मिसेस सू कहती है, तुम्हें आदमियों को सेड्यूस करने के अलावा और कुछ नहीं आता। कल रात तुम और मास्टर दोनों यहाँ नहीं थे, क्या तुम दोनों साथ में सो चुके हो? वो ये जेन के ऊपर अपना पैर रख देती है और ये जेन उसे जरा सा पुश करती है। मिसेस सू कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम मास्टर की मिस्ट्रेस बनने का सपना देख रही हो ना? आज मैं तुम्हारा चेहरा ही खराब कर दूंगी, देखते हैं फिर कौन तुम्हारी तरफ देखता है। मिसेस सू चाकू से उस पर अटैक करने वाली थी लेकिन तभी मिस्टर सू आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस सू कहती है, क्या हुआ? अपनी डार्लिंग को तड़पते नहीं देख सकते इसलिए वापस आ गए। मिस्टर सू बोले, ये तुम क्या बोल रही हो? किन फैमिली के बड़े बेटे से लिली की शादी होने वाली है और तुम यहाँ ये सब कर रही हो? मिसेस सू बोली, अगर तुम्हारे मन में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो इसके कपड़े निकालकर इसे पूरे शहर में घुमाओ। लिली कहती है, सब लोग इसे देखेंगे और फिर कोई इसे नहीं चाहेगा। वो लोग ये जेन के कपड़े निकालने की कोशिश करते हैं पर तभी उन्हें ये जेन के नेक पर लव बाइट दिख जाता है। मिसेस सू कहती है, अगर तुम किसी के साथ नहीं सोई
तो ये निशान कैसे आए? मास्टर सू, क्या आप इसके साथ सोए थे? मिस्टर सू बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 2 दिन से ड्रैगन सिटी में था। वो मन में कहता है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया और किसी और ने ऑलरेडी इसे छू लिया है। ईजेन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो मिसेस सू सर्वेंट को ऑन ऑर्डर देती है कि इसके कपड़े निकालकर इसे खूब मारो। अब हम देखते हैं कि ईजेन को चाबुक से मारा जाता है और सब बस देख रहे होते हैं। ईजेन मन में कहती है, मुझे मॉम के पास जाना होगा। मिसेस सू कहती है, बताओ किसके साथ थी तुम? तभी वहाँ एरिया की एंट्री होती है, जो एंगेजमेंट गिफ्ट्स लेकर आते हैं और उन्हें देखते ही ये जेन अपना फेस छुपा लेती है। मिस्टर सू कहता है, मास्टर केन आप यहाँ कैसे? एरिया बोले, मैं अपने भाई की तरफ से गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। गिफ्ट्स देखकर सू फैमिली की लार टपकने लगती है। एरिया ये जेन को मार खाते देख कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि सू फैमिली ऐसी भी हो सकती है। मिसेस सू कहती है, इस बेशर्म लड़की ने लिली का नेकलेस चुराया और ऊपर से दूसरे आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हम तो बस इसे सबक सिखा रहे थे। ये जेन सोचती है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मैं तो आज गई। सर्वेंट उसे फिर से मारने लगते हैं। तभी एरिये ये जेन की शक्ल देख लेते हैं और उसके पास आकर बोलते हैं, हम दोबारा मिल गए। कहाँ था? ना दोबारा मिली तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। अगर बचना है तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। लेकिन ये जेन ऐसा नहीं करती है। एरिये को गुस्सा आता है तो वो वापस जाकर बैठ जाते हैं और सर्वेंट ये जेन को फिर मारने लगता है। मिसेस सू कहती है, तुम सू फैमिली का नाम खराब कर रही हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। लिली कहती है, वो आदमी जिसके साथ तुम थी वो पक्का कोई बदसूरत बुढ़ा होगा जिसे गंदी बीमारियां होंगी। अब इस बार से एरिया का ईगो हर्ट हो जाता है और वो हवा में गन से फायर करते हैं, जिससे सू फैमिली की बोलती बंद हो जाती है। एरिया कहते हैं, अच्छे घर के लोग ऐसी घटिया बातें नहीं करते। अब वो ये जेन के पास जाते हैं और पूछते हैं, तुम मुझे मारने आ सकती हो लेकिन मेरे सामने गिरगिरा नहीं सकती। अपना मुंह खोलो। ये जेन कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी एरिया उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और सू फैमिली की आंखें बाहर आ जाती हैं। मिसेस सू कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? एरिया कहते हैं, क्या किसी को ले जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है? उनका आदमी मिसेस सू को एक ज्वेलरी बॉक्स देता है जिसमें लिली का नेकलेस था। एरिया कहते हैं, मैं ज्वेलरी शॉप गया था तो वहाँ के ओनर ने कहा कि सू फैमिली ने रिपेयर के लिए ये नेकलेस भेजा था। मैं आते हुए इसे ले आया। यही है ना वो? लिली और मिसेस सू की बोलती बंद हो जाती है। मिस्टर सू कहता है, मतलब ये बस एक गलत फहमी थी। एरिया कहते हैं, फिर से ऐसी चाल चलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद एरिया ये जेन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे सोफे पर पटक देते हैं। उनके चेस्ट में दर्द होता है। वो कहते हैं, ये दर्द हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। ये जेन कहती है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल में जिन फैमिली को सरोगेट मदर चाहिए थी। एरिया कहते हैं, फिर से झूठ बोल रही हो? वो कहती है, सिस्टर लियांग ने मुझे जिसके पास भेजा था वो आप नहीं है। मुझे किसी के साथ सोने के लिए 500 बक्स दिए गए थे। मैं ये सब मॉम की ट्रीटमेंट के लिए कर रही थी। एरिया बोले, किसी ने तुम्हें पैसे दिए थे? ये जेन मन में कहती है, अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। ये जेन हाँ बोल देती है। एरिया कहते हैं, फिर तुम मुझे अच्छे से सर्व करो, मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवा दूंगा, वरना मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर और अमीर आदमी को फंसाकर उसके बच्चे की माँ बनने की कोशिश के जुर्म में जेल भेज दूंगा। ये जेन तुरंत उनके पास आ जाती है और इस बार एरिया नर्वस हो जाते हैं। ये जेन अपना जैकेट निकालती है और उनके करीब आती है। तभी एरिया उसके शोल्डर पर एक फ्लावर का मार्क देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि बचपन में एरिया के डैड उन्हें अब्रॉड भेजना चाहते थे लेकिन एरिया मना कर देते हैं। इसलिए पनिशमेंट के तौर पर वो उन्हें मारने वाले थे कि तभी ये जेन बीच में आ जाती है। बाद में एरिया गुस्से में ये जेन से कहते हैं, क्या जरूरत थी मुझे प्रोटेक्ट करने की? ये जेन कहती है, मास्टर बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते। एरिया बोले, मैं जाऊंगा तो तुम मेरे आने का वेट करोगी। ये जेन कंफ्यूज हो जाती है। एरिया कहते हैं, तुम्हारे बैक में निशान पर गया होगा। ये जेन कहती है, तो वहाँ पर फ्लावर बना देते हैं। ये सब याद करके एरिया गुस्से में ये जेन को पुश करते हैं और कहते हैं, तुम पैसे के लिए किसी के साथ सो भी जाओगी? वो मन में कहते हैं, अगर ये वही श्याओ झेन है तो मुझे नहीं पहचान पाई होगी, मगर ये किन फैमिली को कैसे भूल सकती है? आखिर इन 8 सालों में क्या हुआ है? वो ये जेन के मुंह में पैसे मारकर कहते हैं, आज के बाद तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। एक गार्ड उनसे कहता है, पहली बार आपको किसी लड़की का इतना ख्याल रखते देखा है, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? एरिया उसे घूर कर देखते हैं और वो चुप हो जाता है। एरिया कहते हैं, इस पर नजर रखो और पता करो कि क्या ये आंटी वांग की बेटी है, ये भी कि 8 साल में क्या क्या हुआ। फिर सीन चेंज होता है। ये जेन अपनी मॉम वांग के पास हॉस्पिटल में होती है। वांग कहती है, सच बताओ तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? ये जेन कहती है,
अब चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। एक अच्छे आदमी ने सुना कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। ये मेरी एडवांस सैलरी के पैसे हैं। वांग परेशान होकर कहती है, कौन है वो आदमी? कहीं उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? ये जेन कहती है, नहीं, वो अच्छे हैं। ये जेन याद करती है कि उनके घर पर क्या हुआ था। वो कुछ फ्लावर लेकर आती है और एक सर्वेंट कहता है, ये तो बहुत सुंदर है। तभी एरिये उन्हें बात करते देख लेते हैं और उन्हें जलन होने लगती है, तो वो चिल्लाकर कहते हैं, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये जेन उनके कमरे में आती है और उनके शर्ट के बटन बंद करके जाने वाली होती है, पर एरिये उसे बाहों में लेकर कहते हैं, आज के बाद तुम मुझे देखकर ही स्माइल करोगी। अगर मैंने तुम्हें फ्लर्ट करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। ये याद करके वो शर्माने लगती है। वांग कहती है, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये जेन कहती है, नहीं, मैं बस कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। क्या हम कभी लॉन्गचेंग में किसी अमीर फैमिली के लिए काम करते थे? वांग कहती है, क्या बकवास है, तुम हमेशा से जिनचेंग में रही हो। वैसे भी 8 साल पहले क्या हुआ था वो अब मैटर नहीं करता। नेक्स्ट सीन में लिली की एंगेजमेंट पार्टी होती है, जहाँ ये जेन सर्व करते हुए गेस्ट को बात करते हुए सुनती है। वो कहते हैं, डायरेक्टर किन, आप तो मिलिट्री ब्यूरो के उभरते सितारे हैं। आपने जिनचेंग में एक ऑफिस ले लिया, पार्टी में भी कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। ये जिन मन में कहती है, इसलिए तो मास्टर किन का गैंग इतना पावरफुल हो गया है। वो उस आदमी की बात याद करती है जिसे एरिया ने पकड़ रखा था। वो लिस्ट वाली बात अपने बॉस को बताती है और उसका बॉस कहता है, मास्टर किन का लॉन्गचेंग से मिलिट्री ब्यूरो में ट्रांसफर हो गया है। अगर उसके हाथ में वो लिस्ट है तो बहुत बुरा होगा। ये जिन मन में कहती है, अगर मैं मास्टर किन के क्लोज आ जाऊं तो शायद वो लिस्ट मुझे मिल सकती है। इतने में एरिया आकर कहते हैं, कहाँ था ना, किचन में रहना। ये जेन कहती है, आज स्टाफ कम है इसलिए सर्व कर रही थी। एरिया उसे अपने साथ ले जाने वाले थे कि तभी उनके बड़े भाई श्याओ आ जाते हैं और कहते हैं, एरिया कहाँ जा रहे हो? फिर उनकी नजर ये जेन पर जाती है और वो शॉक होकर मन में कहते हैं, ये तो वही है। वो याद करते हैं कि बचपन में ये जेन उनके यहाँ काम करती थी और वो उसे साइकिल सिखाया करते थे। श्याओ कहते हैं, श्याओ जेन, क्या ये तुम हो? वो कहती है, मैंने आपको नहीं पहचाना। श्याओ कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? चाहे कितने ही साल बीत जाएं, मैं तुम्हें पहचान ही लूंगा। तभी एरिया कहते हैं, आज आपकी एंगेजमेंट है, आपकी नजर कहीं और होनी चाहिए। इतने में वहाँ सू फैमिली आती है। गेस्ट कहते हैं, मिस सू बहुत खूबसूरत है मिस्टर किन, और इसकी जोड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन श्याओ एरिया से कहते हैं, वो बस यहाँ नाम के एंगेजमेंट के लिए है। मैं उसे देखूं या ना देखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर होस्ट श्याओ और लिली को डांस के लिए बुलाता है। ये जेन वहाँ से जाने लगती है। श्याओ लिली की तरफ आने लगते हैं और लिली के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन तभी श्याओ लिली का हाथ पकड़ने के बजाय ये जेन को रोक लेते हैं और कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? ये जेन कहती है, मुझे डांस नहीं आता। वो कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो उसे डांस के लिए ले जाते हैं और सब शॉक हो जाते हैं। इधर लिली कहती है, ये श्याओ के क्लोज कब से हो गई? मिसेस सू कहती है, इसे तो मुझे पहले ही जान से मार देना चाहिए था। श्याओ ये जेन से कहते हैं, श्याओ जेन, तुमने और आंटी वांग ने बिना कुछ बताए काम कैसे छोड़ दिया? पता है, मैं 8 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहती है, आप मुझे कैसे जानते हैं? श्याओ कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे यहाँ लॉन्गचेंग में काम करती थी। ये जेन सोचती है, फिर मॉम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ भी हो, मुझे मास्टर किन से वो लिस्ट लेनी होगी। ये जेन कहती है, सॉरी, एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब से मुझे काफी कुछ याद नहीं है। लेकिन मिस सू मुझे आपके साथ डांस करते देख खुश नहीं होंगी। वो आपकी फियांसे हैं। श्याओ कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जेन उनसे दूर हट जाती है। श्याओ कहते हैं, तुम अब भी उतनी ही प्यारी हो। ये जेन कहती है, मुझे जाने दीजिए वरना मैडम मुझे मारेंगी। वो बोले, मेरे होते कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। इधर एरिया को जलन होने लगती है और वो तुरंत ये जेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि एरिया ये जेन के लिए पेन लेकर आते हैं, लेकिन ये जेन श्याओ के साथ होती है और ये देखकर उनका दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में वो ये जेन को अकेले में ले जाकर कहते हैं, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, तुम फ्लर्ट करने में माहिर हो, उस दिन मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो ये जेन को किस करने लगते हैं। ये जेन कहती है, ऐसा मत कीजिए। एरिया बोले, अब श्याओ को देखने के बाद तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा। ये जेन बोली, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि मास्टर किन मेरा अच्छे से ध्यान रखते थे। एरिया गुस्से में कहते हैं, तुम्हें वो याद है लेकिन मैं नहीं। तुम अब भी नहीं बदली, तुम्हारी आंखें हमेशा उस पर होती हैं। ये जेन कहती है, मतलब आपको पहले से सब पता था? मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। वो जाने वाली थी पर एरिया उसे पकड़कर कहते हैं, तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो ठीक है। उधर श्याओ ये जेन को ढूंढ रहे थे कि तभी लिली उन्हें रोक लेती है और बोलती है, श्याओ एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए देरी हो रही है। श्याओ बोले, मुझे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं पसंद। वो बोली, मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, आप मुझे मेड से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। वो बोले, खुद को उससे कंपेयर मत करो। लिली कहती है, आपको वो इनोसेंट लगती है लेकिन वो बहुत बेशर्म है, उसने मेरे डैड को भी सेड्यूस किया, अब वो आपके भाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। इधर ये जेन एरिया से कहती है, मुझे जाने दीजिए। एरिया कहते हैं,
मैं तो तुम्हें एहसान चुकाने का मौका दे रहा हूँ। तभी श्याओ उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और दरवाजे पर नॉक करके कहते हैं, एरिया क्या तुम अंदर हो? ये जेन डर जाती है। इधर लिली मन में कहती है, एक बार तुम यंग मास्टर के साथ पकड़ी गई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। ये जेन सोचती है, मिस्टर किन ने मुझे देख लिया तो मैं उनके क्लोज नहीं जा पाऊंगी। वो एरिया से कहती है, मुझे जाने दीजिए, वो लोग अंदर आ जाएंगे। एरिया बोले, अच्छी बात है, उन्हें भी देखने दो कि तुम मुझे कैसे सेड्यूस कर रही हो। बाहर लिली कहती है, मुझे कुछ आवाज आई, पक्का रूम में कोई है? तभी श्याओ दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन तब तक एरिया ये जेन के साथ कपबोर्ड में छुप चुके थे। लेकिन श्याओ को शक होता है। वो कपबोर्ड की तरफ जाने वाले होते हैं कि लिली पीछे से उन्हें हक करके सोचती है, श्याओ भले ही कोल्ड हार्टेड है लेकिन है तो आदमी ही। वो कहती है, कमरे में कोई नहीं है, आप मेरे पास आ जाइए। श्याओ उसे सोफे पर पुश कर देते हैं। ये जेन नजरें फेर लेती है तो एरिया कहते हैं, क्या हुआ? बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। इधर श्याओ लिली से कहते हैं, सू फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए मैं पब्लिक में अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें एंगेजमेंट खुद तोड़नी पड़ेगी। इधर एरिया ये जेन से पूछते हैं, तुमने श्याओ को अपने प्यार में कैसे गिरा लिया? ये जेन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी आप खुद कुछ कम नहीं है, आप ही मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे ना। इधर लिली श्याओ से कहती है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? वो बोले, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? लिली बोलती है, आप एक सरकछाप नौकरानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये रिश्ता मेरे ग्रेट अंकल लिन जेने ने फिक्स किया था। कैपिटल में उनकी बड़ी इज्जत है और वो चेयरमैन के भी काफी क्लोज हैं। वो आपको प्रमोशन दे सकते हैं, इसीलिए आपको एंगेजमेंट तोड़ने से पहले सोच लेना चाहिए। श्याओ कहते हैं, वो बस गवर्नमेंट के ऑनरेरी पोजीशन पर हैं। तुम्हें लगता है कि उनसे कनेक्शन होने के कारण तुम्हारी सू फैमिली कुछ भी कर सकती है? लिली कहती है, आप उस इंसान को ऑफेंड कर देंगे जिसकी वजह से आपका घर चलता है। मैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ने वाली। ये बोलकर वो चली जाती है। अब श्याओ कपबोर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये जेन डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कपबोर्ड खोलते कोई उनसे कहता है, सेकंड मास्टर ने यंग लेडी को ऑलरेडी घर भेज दिया है। श्याओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये जेन और एरिया बाहर आते हैं और फ्लोर पर गिर जाते हैं। एरिया ये जेन को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वो उन्हें लात मार देती है और सॉरी बोलकर भाग जाती है। तभी एरिया का आदमी आता है और कहता है, मास्टर आप ठीक तो हैं? एरिया कहते हैं, क्या खबर लाए हो? वो एरिया को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है, लिन वेन और जनरल यांग जी को मार दिया गया है। एरिया शॉक होकर कहते हैं, ये 15वां मर्डर है। उनका आदमी कहता है, पता चला है कि एक लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्हें मारा जा रहा है। वो लिस्ट मिलिट्री ब्यूरो के पास है। हमें डायरेक्टर किन से वो लिस्ट लेनी होगी। उधर ये जन अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और श्याओ उसे देख लेते हैं। ये जन जा ही रही होती है कि कोई उसे किडनैप करके सू फैमिली हाउस ले जाता है, जहाँ लिली और मिसेस सू उसका वेट कर रहे थे। लिली ये जेन से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे फियांसे को सेड्यूस करो। ये जेन कहती है, मिस मैंने कुछ नहीं किया। मिसेस सू कहती है, वापस जवाब दे रही है, हमें इसे रखना ही नहीं चाहिए था। लिली बोली, हाँ इसे पहले ही मार देना था। ये बोलकर वो दोनों मिलकर ये जेन का गला दबाने लगते हैं। ये जेन कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मॉम को मेरी जरूरत है। लिली कहती है, तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी जैसी ही बेशर्म होगी। ये जेन कहती है, उनके बारे में ऐसा मत कहो। लिली बोली, पहले डैड को सेड्यूस किया और अब मेरे फियांसे को सेड्यूस करने में लगी हो। आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तभी मिस्टर सू आ जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? लिली कहती है, मॉम देखिए, डैड अभी भी इसे बचा रहे हैं। मिसेस सू कहती है, तुम क्या अंधे हो गए हो? देखा नहीं ये बेशर्म कैसे हमारे सन इन लॉ को सेड्यूस कर रही थी। अब किन फैमिली एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है? मिस्टर सू बोला, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो सू फैमिली का क्या होगा? ये जेन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मास्टर किन को सेड्यूस नहीं किया। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तभी लिली उसे लात मारकर कहती है, मेरे सामने ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मिसेस सू कहती है, इसे आदमियों को सेड्यूस करने में बड़ा मजा आता है ना, तो इसे बहुत सारे आदमी दे देते हैं। मिस्टर सू कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मिसेस सू बोली, क्यों तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है? तुम क्या पहले इसके साथ सोना चाहते हो? वो कहता है, ये तुम हमारी बेटी के सामने कैसी बातें कर रही हो? वो वहाँ से चला जाता है। फिर सर्वेंट्स आते हैं और कहते हैं, मैडम क्या ये हमारा रिवॉर्ड है? मिसेस सू बोली, हाँ इसे छोड़ना मत। अब वो दोनों सर्वेंट्स ये जेन के पास आने की कोशिश करने लगते हैं। उधर एरिया अपने आदमियों के साथ घर से निकलते हैं और पूछते हैं, कब हुआ ये? उनका आदमी कहता है, करीब आधे घंटे पहले। एरिया गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और फौरन अपनी कार में बैठ जाते हैं। इधर ये जेन उन सर्वेंट्स को पुश करके लिली से कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो कहती है, अब देखती हूँ कौन सा आदमी तुम्हें चाहता है। वो सर्वेंट्स वापस ये जेन को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में श्याओ वहाँ आ जाते हैं और उनमें से एक को शूट कर देते हैं। मिस्टर सू आकर कहता है, सन इन लॉ आप यहाँ कैसे?
शाओ बोले, आज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो पता ही नहीं चलता कि ये रिस्पेक्टेड सू फैमिली असल में कितनी घटिया है। लिली कहती है, मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। वो कहते हैं, तुम लोगों ने एक लड़की के साथ इतनी अश्लील हरकत करने की कोशिश की। इन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस भेज दो। उनके आदमी उन दोनों सर्वेंट्स को ले जाते हैं। मिसेस सू कहती है, ऐसा नहीं है, इस लड़की ने घर का नियम तोड़ा, हम इसे सबक सिखा रहे थे। शाओ बोले, ऐसे सबक सिखाते हैं किसी को? क्या सजा देने के लिए नेशनल लॉ नहीं है? शाओ फौरन येजेन को अपना कोट पहनाते हैं और बाहों में उठाकर जाने वाले होते हैं। पर लिली कहती है, एक मेड के लिए तुम हमारा रिश्ता तोड़ दोगे? शाओ कहते हैं, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर वो उसे बाहर ले जाते हैं। तभी एरिये आ जाते हैं, जो शाओ को येजेन को ले जाते हुए देख लेते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है। अंदर मिस्टर सू कहता है, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने मास्टर किन को ऑन फेंड कर दिया है। अब तो पूरे शहर में कोई हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। मिसेस सू कहती है, तुम डर क्यों रहे हो? शाओ नहीं तो किन एरिया तो है ही जिससे लिली की शादी हो सकती है। लिली कहती है, लेकिन वो तो जीता जागता यमराज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर येजेन का चेकअप करते हैं और श्याओ से कहते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है और इनकी बॉडी में काफी चोट भी है। डॉक्टर श्याओ को अप्लाई करने के लिए मेडिसिन देकर चले जाते हैं। श्याओ येजेन की चोट देखकर कहते हैं, पता नहीं कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। श्याओ अपने आदमी से कहते हैं, पता करो कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व था। इसे काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। सू फैमिली के सारे शॉप्स और फार्मलैंड सील कर दो। इसके बाद श्याओ येजेन की चोट पर मेडिसिन लगाने लगते हैं और बचपन की बातें याद करते हैं। वो कहते हैं, अब से किसी ने तुम्हें बुली किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस करके सो जाते हैं। फिर एरिये आते हैं और येजेन का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी येजेन को होश आ जाता है। एरिये उसके फोरहेड पर वापस किस करके कहते हैं, याद रखना अब तुम मेरी हो। फिर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिये सू फैमिली को पकड़कर गड्ढे में डाल देते हैं। लिली कहती है, मास्टर किन हमें माफ कर दीजिए, हम अब से येजेन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मिस्टर सू बोला, मैं तो इनके कांड में शामिल भी नहीं था। मिसेस सू बोली, मेरे अंकल लिन जेन ये चेयरमैन के बहुत क्लोज हैं। हमें छोड़ दो तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी। एरिये बोले, मुझे ऐसे लोगों का भौंकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उनके आदमी तीनों का मुंह बंद कर देते हैं और एरिये कहते हैं, अपने लोगों को सिर्फ मैं बुली कर सकता हूँ, कोई और नहीं। अब अगले दिन एरिये ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं और ये जेन टी लेकर आती है। तभी एरिये बीच में पैर रख देते हैं और ये जेन टकरा कर उनके ऊपर टी गिरा देती है। वो सॉरी बोलकर उसे साफ करने लगती है। तभी सर्वेंटली कहता है, मास्टर मैं साफ कर देता हूँ। लेकिन एरिये उसे घूर कर देखते हैं और ये जेन ही उनके कपड़े साफ करने लगती है। उसी टाइम श्याओ आ जाते हैं और कहते हैं, इसे ये सब करने को किसने कहा? ली कहता है, मास्टर ये न्यू सर्वेंट है। श्याओ कहते हैं, ये मेरी गेस्ट है। जाओ गेस्ट रूम को रिडेकोरेट करके श्याओ जेन का रूम रेडी करो। एरिये कहते हैं, आप बस मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं, ये आपका घर नहीं है। श्याओ कहते हैं, ये किन फैमिली की प्रॉपर्टी है, ये कब से तुम्हारी हो गई? वो ये जेन को चेयर पर बिठा देते हैं। लेकिन एरिये कहता है, भूलिए मत कि सिर्फ किन फैमिली का मेन ब्रांच ही आप टेक ओवर कर सकते हैं। वो येजेन को वापस उठाकर कपड़े साफ करने को कहते हैं। येजेन करने वाली होती है पर श्याओ दोबारा उसे रोककर कहते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। श्याओ जेन को तुम बहन की तरह ट्रीट करो। एरिये बोले, बाहर मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे साथ सोती हैं, वो भी मेरी अच्छी सिस्टर्स हैं। श्याओ को गुस्सा आता है और वो गुस्से में चाकू फेंक कर कहते हैं, अपनी जबान पर लगाम दो। फिर एरिये को भी गुस्सा आता है और वो गन निकाल कर फायर करते हैं, जिससे ये जेन डर जाती है। श्याओ कहते हैं, हमने श्याओ जेन को बड़े होते देखा है, मैं तुम्हें इसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते नहीं देखूंगा। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम जा रहे हैं। ये बोलकर वो ये जेन को ले जाते हैं और एरिये गुस्से में देखते रहते हैं। उधर श्याओ ये जेन को कार में बिठाते हैं। वो पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? श्याओ कहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने। वो कहती है, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। श्याओ बोले, ऐसा मत कहो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद ये जेन एक क्लॉथ शॉप जाती है, जहाँ बड़ी घर की लड़कियाँ उसे देखते ही बोलने लगती हैं, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसे सरकछाप लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? तभी पीछे से श्याओ आकर कहते हैं, ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है हमें किसी की जुबान काटे काफी टाइम हो गया है। वो लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। फिर शॉप का ऑनर येजेन को शॉप की बेस्ट ड्रेसेस दिखाने लगता है। इस बीच येजेन याद करती है कि उसके बॉस ने क्या कहा था। उसका बॉस कहता है, श्याओ जेन सिर्फ तुम ही श्याओ के पास जा सकती हो। येजेन श्याओ के बैग की तरफ देखती है और फिर एक ड्रेस ट्राई करने चली जाती है। अब वो ड्रेस की जिप बंद कर ही रही होती है कि वहाँ एरिये आ जाते हैं और येजेन शॉक हो जाती है। वो कहती है,
ये वुमन चेंजिंग रूम है। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ, और फिर खुद चेंज करने लगते हैं। ये जेन कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोले, शर्म आ रही है, मेरे भाई के साथ तो नहीं आती। ये जेन कहती है, साफ साफ कह दीजिए, मैं चली जाऊंगी किन फैमिली से। वो बोले, ताकि तुम श्याओ के साथ जा सको। ये जेन जाने वाली होती है कि वो उसे हक करके कहते हैं, अगर मैं श्याओ को बता दूं कि तुम किसी की सरोगेट मदर बनने वाली थी तो। ये जेन खुद को फ्री करने की कोशिश करने लगती है। फिर वो बाहर जाने ही वाली होती है कि बाहर से श्याओ पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ बस मुझसे हैंगर गिर गया था। श्याओ बोले, चोट तो नहीं लगी? क्या मैं अंदर आऊं? ये जेन कहती है, नहीं मैंने चेंज नहीं किया है। श्याओ बोले, ठीक है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अब एरिये वापस ये जेन को पकड़ लेते हैं। ये जेन कहती है, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही? एरिये उसे टर्न करके कहते हैं, तुम ज्यादा सोच रही हो। श्याओ को वेस्टर्न स्टाइल पसंद है लेकिन मुझे नहीं। वो उसके ड्रेस की जिप बंद कर देते हैं और उसके फॉरहेड पर किस करके कहते हैं, याद रखना तुम्हें मैंने खरीदा है तो मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। फिर ये जेन दूसरी वाली ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे मिरर में देखकर श्याओ कहते हैं, तुम्हें और भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जानती हो तुम कितनी प्यारी हो। उन दोनों को देखकर एरिये का पारा चढ़ने लगता है और वो अपनी कार के पास जाते हैं। उनका आदमी पूछता है, इस सूट में देखकर मिस मेंग तो आप पर लट्टू हो गई होगी ना? एरिये उसे लात मारकर कहते हैं, सब तुम्हारा बकवास आइडिया था। अब से उसके लिए कोई भी ड्रेस आएगी तो पहले मैं उसे चेक करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्याओ ये जेन को रिंग पहनाते हैं और कहते हैं, अब से मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, जैसे पहले 8 साल के लिए चली गई थी। उसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि एरिये एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ ये जेन श्याओ के साथ आती है। उसे देखकर एक लेडी एरिये से कहती है, तुम्हारे बड़े भाई की फियांसे चेंज हो गई, वैसे ये वाली ज्यादा सुंदर है। एरिये को गुस्सा आता है। उधर ये जेन श्याओ के साथ बैठती है और वो कहते हैं, तुम मेन्यू देखो मैं आता हूँ। उनके जाने के बाद ये जेन उनके बैग में लिस्ट ढूंढने लगती है लेकिन वो मिलता नहीं है। एरिये उसे देख रहे होते हैं। फिर जैसे ही श्याओ आते हैं ये जेन स्पून उठाने के बहाने उनका बैग बंद कर देती है पर उसकी नजर एरिये पर जाती है। तभी एरिये के पास मानलिन नाम की लड़की आती है। वो कहती है, एरिये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे फ्रांस से आए 1 हफ्ता हो गया है और तुम मेरे भी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। एरिये को एक आइडिया आता है और वो मानलिन को बाहों में लेकर कहते हैं, चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। एरिये उसके साथ श्याओ के टेबल पर जाते हैं और कहते हैं, क्या हम टेबल शेयर कर सकते हैं? वो दोनों बैठ जाते हैं। एरिये कहते हैं, मैंने तुम दोनों की डेट तो खराब नहीं कर दी। श्याओ कहते हैं, जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? मानलिन कहती है, डायरेक्टर किन मेंटेनेंस एसोसिएशन प्रेसिडेंट जिन रियू के मर्डरर का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया? श्याओ बोले, मिस लियांग आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। मानलिन कहती है, मैं तो बस परेशान थी, लोगों का ऐसे मर्डर हो रहा है। श्याओ बोले, कहीं वो लोग तुमसे तो कनेक्टेड नहीं? क्या तुम अंडरग्राउंड एजेंट हो? मानलिन एरिया से कहती है, तुम्हारा भाई मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकता है? फिर उसकी नजर ये जेन के रिंग पर जाती है। वो कहती है, मिस मेंग ये रिंग तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें ये कैसे मिल गई? एरिया गुस्से में कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये गोल्ड डिगर भी होगी। ये जेन नर्वस होकर रिंग निकालने वाली थी पर श्याओ एरिया से कहते हैं, हो सकता है जल्दी ही तुम इसे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाओ। मानलिन कहती है, ऐसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। श्याओ बोले, उन लड़कियों से तो ये बेटर ही है जो दूसरे मर्दों से चिपकती हैं। मानलिन ये जेन से कहती है, क्या तुम पहली बार ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में खा रही हो? तुम्हें पता भी है कि खाते कैसे हैं? एरिया उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी श्याओ ये जेन को फोर्क और नाइफ पकड़ना सिखाने लगते हैं। एरिया को गुस्सा आता है तो वो टेबल के नीचे से ये जेन के पैर को टच करने लगते हैं और ये जेन डर के मारे खुद पर ड्रिंक गिरा लेती है। श्याओ कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जाकर ड्रेस साफ कर लो। ये जेन चली जाती है। वो रेस्टरूम में अपनी ड्रेस साफ कर ही रही होती है कि एरिया उसे खींच कर ले जाते हैं। ये जेन कहती है, छोड़िए मुझे, आपके भाई बाहर ही हैं। वो बोले, तो क्या, एक बार मुझे कोई पसंद आ गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी कौन है। कहीं तुम सच में तो उसकी फियांसे बनने की नहीं सोच रही? ये जेन बोली, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, वैसे भी ये मेरी लाइफ है। एरिया कहते हैं, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। अब श्याओ है तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं। ये जेन कहती है, आप दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं जबकि आप बस मुझे बुली करते रहते हैं। मुझे पैसे के लिए अपनी बॉडी सेल नहीं करनी चाहिए थी लेकिन मॉम की ट्रीटमेंट के लिए करना पड़ा। मेरे स्टेप डैड ने गैम्बलिंग में सारे पैसे उड़ा दिए। मैं अपनी मॉम को बचाना चाहती हूँ। ऊपर से आप एक तरफ मिस लियांग के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अब मेरे पास आ गए। पता नहीं और कितनी लड़कियां होंगी बाहर जिनके साथ आप गुलछर्रे उड़ाते हैं। एरिया कहते हैं, किसने कहा तुम्हें? वो बोलती है, मेरी खुद की आंखें हैं। तभी एरिया उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैं बताऊं तुम्हें मैं उनके साथ क्या क्या करता हूँ? ये जेन कहती है, आप बेशर्म हैं? वो कहते हैं, क्योंकि तुमने मुझे बेशर्म बनने पर मजबूर किया है। वो ये जेन को टच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें रोकने लगती है। एरिया कहते हैं, मेरे भाई के साथ तो तुम कुछ भी करने को रेडी हो। ये जेन उन्हें थप्पड़ मार देती है
और कहती है, मैं डायरेक्टर किन को कह दूंगी कि आप ही मर्डरर हैं। वो जाने की कोशिश करती है, पर एरिये उसे कंधे पर उठाकर रेस्ट रूम ले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी धमकियों से डरता नहीं हूँ, लेकिन पहले खुद से पूछो कि तुम उसके क्लोज जाना चाहती हो या सिर्फ उसके स्टेटस के पीछे पड़ी हो। ये जेन कहती है, मैं बस उन्हें पसंद करती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर एरिया गुस्से में वॉल पर मुक्का मार देते हैं और उनके हाथ से खून बहने लगता है। ये जेन तुरंत उनके हाथ में कपड़ा बांधने लगती है। वो कहते हैं, तुमने ही ये सब शुरू किया था। ये जेन बोली, हाँ, मुझे आपको उकसाना नहीं चाहिए था। एरिया कहते हैं, अब देर हो चुकी है। वो ये जेन को किस करने वाले थे कि तभी मिनलान ये जेन को ढूंढते हुए आती है और हर एक रेस्टरूम को खोलकर देखने लगती है। तभी एरिया ये जेन को ऊपर उठा लेते हैं ताकि उसके पैर न दिख जाएं। मिनलान सिर्फ एरिया के शूज को देखती है और चली जाती है। फिर एरिया ये जेन से कहते हैं, मेरा किसी लड़की से कोई अफेयर नहीं चल रहा, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। ये जेन श्याओ के साथ बाहर आती है और श्याओ उसे अपना कोट पहना देते हैं। वो कहते हैं, लगता है बारिश होने वाली है, ड्राइवर आता ही होगा, हम मेरे घर चलते हैं। लेकिन एरिये ये जेन का हाथ पकड़कर कहते हैं, ये अब भी मेरी सर्वेंट है। श्याओ भी उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, ये अब मेरी फियांसे है। एरिये कहते हैं, आपकी एंगेजमेंट की न्यूज अभी भी फ्रेश है और आप एक मेड पर नजर डाल रहे हैं, फैमिली को क्या बताएंगे? श्याओ बोले, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? तुम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते तो मेरी चिंता मत करो। दोनों ये जेन के लिए लड़ने लगते हैं। तभी मानलिन कहती है, एरिये, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। मगर एरिये उसे भगा देते हैं। अब श्याओ का ड्राइवर आकर देखता है कि दोनों भाई ये जेन को जाने देने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जेन एरिये से कहती है, मास्टर किन, मुझे पहले डायरेक्टर किन के घर जाना चाहिए। एरिया गुस्से में जाने लगते हैं। वो कहती है, अम्ब्रेला तो ले लीजिए, पर एरिया कहते हैं, मुझे भीगना पसंद है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये जेन श्याओ को लेकर घर पहुंचती है। श्याओ नशे में होते हैं और उन्हें बेड पर लिटाते हुए ये जेन उनके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों का एक्सीडेंट किस हो जाता है। श्याओ कहते हैं, मुझे छोड़कर मत जाना। ये जेन कहती है, आपने बहुत पी रखी है, आपने वो इम्पोर्टेंट लिस्ट कहाँ रखी है? श्याओ कहते हैं, मैंने उसे अपने दिल में रखा है। ये बोलकर वो ये जेन को हक कर लेते हैं और तभी लाइट्स ऑन होती हैं। एरिये वहीं बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर ये जेन के तोते उड़ जाते हैं और वो भागने वाली होती है, पर एरिये उसे पकड़ लेते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं, श्याओ ने पी रखी है, उसे उसके कमरे में ले जाओ। फिर एरिये ये जेन को उठाकर वॉशरूम में ले जाते हैं और उस पर पानी डालते हुए कहते हैं, जहाँ जहाँ उसने तुम्हें छुआ है उसे साफ करो, वो तुम्हें कैसे टच कर सकता है। ये बोलकर वो ये जेन को किस करने लगते हैं। ये जेन कहती है, कहीं आपको मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया है। एरिये कहते हैं, तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनली ट्रेंड एजेंट तुम्हारे जाल में फंस जाएगा, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम इस फालतू ट्रिक से उसे फंसाने चली हो, बेवकूफ हो तुम। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद ये जेन उनकी बातों के बारे में सोचते हुए कहती है, इसका मतलब एरिये को मेरे बारे में सब पहले से पता था, वो बस मुझे एक्सपोज नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन श्याओ रेडी होकर आते हैं तो ये जेन उन्हें हैंगओवर सूप देकर कहती है, कल आपने काफी पी ली थी, आपके सर में दर्द हो रहा होगा। श्याओ बोले, ये सब सर्वेंट का काम है, मैंने कल नशे में कुछ किया तो नहीं। ये जेन कहती है, आप इतने अच्छे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी एरिये दोनों को देखते हुए जलने लगते हैं और पूछते हैं, तुमने वो अंडरवियर धोई जो मैंने अपने रूम में छोड़ दिया था? ये जेन कहती है, क्या बकवास है? वो बोले, शर्मा क्यों रही हो? श्याओ कहते हैं, लगता है तुम्हें जलन हो रही है, अब तुम बच्चे नहीं हो इसलिए ऐसी हरकतें छोड़ दो। एरिये कहते हैं, आप अपने काम से काम रखिए, वैसे भी जितने मेरे हाथ खून से रंगे हैं उतने आपके भी रंगे हैं, इसलिए जाकर बुद्धा के सामने माफी मांगिए। श्याओ बोले, बहुत हुआ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। श्याओ जेन, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, तुम जब चाहे कार का यूज कर सकती हो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर एरिये कहते हैं, मुझे भी हैंगओवर सूप चाहिए, पर ये जेन उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। तभी वो ये जेन को अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं, तुम मुझे देखकर क्यों भागने लगती हो? ये जेन कहती है, क्योंकि मैं आपको नहीं देखना चाहती। वो मन में कहती है, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो शायद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। एरिया कहते हैं, पता है ना श्याओ कौन है? मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, तुम इन सब कामों में मत पड़ो। ये जेन कहती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये जेन जाने के चक्कर में फिर से गिरने वाली होती है कि तभी एरिये उसे बचाने के चक्कर में उसके साथ गिर जाते हैं। तभी ली आकर कहता है, मास्टर आप ठीक है? ये जेन उनके ऊपर से उठो। ये जेन उठ जाती है। वो देखती है कि एरिया के चेस्ट से खून निकलने लगा है। ली कहता है, जल्दी मास्टर एयर को हॉस्पिटल ले जाना होगा। एरिया कहते हैं, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो ये जेन से कहते हैं, तुम देख क्या रही हो, मेरी हेल्प करो।
ये जेन उनकी हेल्प करती है और उन्हें कमरे में ले जाती है। एरिये अपना शर्ट निकालते हैं और उनके एब्स देखकर ये जेन उन्हें देखती रह जाती है। एरिये कहते हैं, देख क्या रही हो, मेरी हेल्प करो। वो लेट जाते हैं और ये जेन चोट पर मेडिसिन लगाती है। तभी एरिये अजीब सी आवाज निकालते हैं और ये जेन को हंसी आ जाती है। एरिये अपना मुंह छुपा लेते हैं। वो कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेडिसिन लगाने के बाद वो जाने लगती है। तभी एरिये कहते हैं, खबरदार जो तुमने इस बारे में किसी को बताया। ये जेन को फिर से हंसी आने लगती है तो एरिये उसे बेड पर पुश करके उसके पास आने लगते हैं। उन्हें फिर से दर्द होता है और वो वापस वैसी आवाज निकालते हैं। ये जेन हंसती है और कहती है, सॉरी, अब मैं नहीं हंसूंगी। एरिये कहते हैं, क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं? वो कहती है, कुछ कुछ बातें याद हैं। जब हम बच्चे थे तो आपने मुझे कॉकरोच कैसे खिलाया? एरिये कहते हैं, वो ग्रास हॉपर था। तुम हमेशा श्याओ से चिपकी रहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये जेन कहती है, उसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे परेशान करेंगे। वो मन में कहती है, मॉम ने फिर मुझसे झूठ क्यों कहा कि हम किन फैमिली में कभी नहीं गए। अगले सीन में ये जेन श्याओ के साथ हॉस्पिटल जाती है तो वांग ये जेन से कहती है, क्या ये वही है जिसने हमारी मदद की? मेरा मेडिकल बिल देने के लिए शुक्रिया। ये जेन कहती है, मॉम, ये वो नहीं है, ये तो किन फैमिली के बड़े बेटे किन श्याओ हैं। ये सुनकर वांग के होश उड़ जाते हैं और वो श्याओ को देखकर शॉक में होती है। श्याओ उन्हें हेलो बोलते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि वांग येजेन और उसके रियल डैड यिंग शानहोंग किन हाउस से भाग रहे होते हैं। वांग पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? यिंग कहते हैं, हमारे बारे में किन फैमिली को पता चल गया है, हमें जल्दी जाना होगा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तभी किसी के आने की आवाज आती है और यिंग दोनों को झाड़ियों में छुपने को कह देते हैं। वांग और येजेन छुप जाते हैं। फिर श्याओ यिंग के पास आते हैं और उनके आदमी यिंग को पकड़ लेते हैं। श्याओ कहते हैं, अंकल द उर्फ यिंग शानहोंग, तुम्हारा कांटेक्ट स्टेशन कहाँ है? यिंग कहते हैं, मुझे नहीं पता। श्याओ कहते हैं, अब मुझ में पेशेंस नहीं है। ये बोलकर वो यिंग को गोली मार देते हैं और वांग और येजेन को झटका लगता है। झटके से येजेन बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में श्याओ वांग से कहते हैं, आंटी, आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? किस्मत से मैं श्याओ जेन से मिल गया, अब से आपका ध्यान मैं रखूंगा। वांग पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद उन्हें एक सपना आता है जिसमें श्याओ उसके पास आते हैं और कहते हैं, आंटी वांग, आप हमेशा के लिए मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। मैं श्याओ जेन के पास इसलिए आया ताकि आपको ढूंढ सकूं। वांग बोली, उसे छोड़ दो, उसकी तो मेमोरी लॉस हो गई है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन श्याओ उन्हें भी गोली मार देते हैं। प्रेजेंट में येजेन वांग को उठाती है और कहती है, क्या आपने बुरा सपना देखा? वांग कहती है, श्याओ कहाँ गया? वो बोली, ब्यूरो से उन्हें कॉल आया तो वो काम से चले गए, लेकिन उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। वांग कहती है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? वो बोली, थोड़ा बहुत। आपने झूठ क्यों कहा कि हम लॉन्गचेंग कभी नहीं आए हैं? हमने तो किन फैमिली के लिए काम किया था? वांग कहती है, तुम उसके साथ नहीं रह सकती। ये जेन कहती है, उनके साथ रहने का एक कारण है। वांग कहती है, नहीं, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये जेन उन्हें रोकते हुए कहती है, आपको क्या हो गया है? इस हालत में आप कहाँ जाएंगी? वैसे भी मेरे और श्याओ के बीच कुछ नहीं है। वांग पैनिक में आकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारे डैड को उसी ने मारा था और तुम उसी के साथ रहना चाहती हो। ये जिन को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो शॉक में कहती है, आपने तो कहा था कि डैड डूबकर मरे थे। वांग कहती है, सच ये है कि तुम्हारे फादर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। वो किन फैमिली हाउस के सामने रिक्शा खींचने का काम कर रहे थे और मैं किन फैमिली में मेड का काम करते हुए उन तक खबर पहुंचाती थी। 8 साल पहले तुम्हारे डैड की आइडेंटिटी किसी ने पैसों के लिए एक्सपोज कर दी और श्याओ ने उन्हें मार दिया। मैंने अपना नाम और आइडेंटिटी छुपा ली और दूसरी शादी कर ली ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। ये जेन शॉक में होती है और उनकी बातें उसका सौतेला बाप मेंगफू सुन लेता है। वो मन में कहता है, इन लोगों ने इतना बड़ा राज छुपा रखा है, अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर ये जेन वांग से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वांग कहती है, तुम जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ। ये जेन कहती है, हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वांग कहती है, तुमने अपने डैड को अपनी आंखों से मरते देखा, इसलिए सदमे में तुम्हारी याददाश्त चली गई। वो लोग बहुत बेरहम हैं, उन लोगों से दूर रहो। इतना कहते ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। ये जेन डर जाती है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा था ना कि पेशेंट को स्ट्रेस नहीं देना है, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर ये जेन को बाहर निकाल देते हैं और तभी एरिये आकर उसे संभाल लेते हैं। ये जेन रो रही होती है। एरिये कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, क्या मैं आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? एरिये उसे हग करके कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। ये जेन कहती है, मेरी मॉम का ध्यान रखना। वो जाने वाली होती है पर एरिये कहते हैं, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहती है, मुझे कुछ याद आया। अब्रॉड जाने से पहले आपने जो पेन चुपचाप मेरे दरवाजे पर छोड़ा था, मुझे मिला। अब मुझे कुछ देर अकेले रहना है। वो चली जाती है। एरिये अपने आदमी से कहते हैं, उसका पीछा करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उधर ये जेन पहले घर जाती है और श्याओ के लिए एक डिश बनाकर ब्यूरो के लिए निकल जाती है। वो मन में कहती है, मुझे सच जानना है, लेकिन ब्यूरो के बाहर ऑफिस
ऑफिसर उसे रोक कर कहता है, क्या तुम्हारे पास डायरेक्टर किन से मिलने का अपॉइंटमेंट है? ये जेन कहती है, नहीं। ऑफिसर कहता है, तो तुम नहीं मिल सकती। वो कहती है, मुझे जरूरी काम है। ऑफिसर स्ट्रिक्टली कहता है, जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी श्याओ आ जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी फियांसे है, आज के बाद कोई इसे नहीं रोकेगा। वो ये जेन को अपना कोट पहनाते हैं और उसके साथ अंदर जाने लगते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हारी मॉम कैसी है? वो कहती है, वो ठीक है। श्याओ कहते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारी मॉम को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब दोनों अंदर जाते हैं। श्याओ पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आई? ये जेन कहती है, मैं आपको मिस कर रही थी। श्याओ खुश हो जाते हैं। वो कहती है, मैं आपका फेवरेट केक बनाकर लाई हूँ। श्याओ कहते हैं, तुम्हें अभी तक ये याद है, मैं तुम्हारे लिए टी बनाता हूँ। श्याओ बिजी हो जाते हैं और तभी ये जेन उनका टी कप देखती है। वो उसके पास जाती है और एक सीरम निकालती है। उसके बॉस ने कहा था कि ये ट्रुथ सीरम है जो उससे सच बुलवा सकता है। ये जेन वो सीरम कप में डालने वाली होती है कि तभी एक रिपोर्टर आ जाती है और ये जेन तुरंत वो कप गिरा देती है। वो कहती है, सॉरी, ये गलती से हो गया। ये जेन उसे उठाने वाली होती है कि श्याओ कहते हैं, रहने दो, ये गर्म है। रिपोर्टर कहती है, डायरेक्टर किन, इस डॉक्यूमेंट में आपके सिग्नेचर चाहिए। श्याओ कहते हैं, इसे यहीं रख दो। ये जेन कहती है, मैं अभी फ्लोर साफ कर देती हूँ। श्याओ कहते हैं, नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। अब वो रिपोर्टर कप को उठाने वाली थी कि ये जेन कहती है, रुको, ये लो रुमाल, खुद को चोट मत पहुंचा लेना। इस बीच वो सीरम की बोतल को पैर से हटा देती है। रिपोर्टर कप लेकर चली जाती है। उसके बाद श्याओ केक को टेस्ट करके कहते हैं, इसका टेस्ट पहले जैसा ही है। ये जेन कहती है, आपको याद है, किन फैमिली हाउस के सामने एक रिक्शा खींचने वाला था, लगभग 40 साल का। मैडम हमेशा उसे केक खरीदने के लिए भेजती थी क्योंकि वो आपको पसंद था। श्याओ हाँ बोलते हैं। ये जेन कहती है, क्या हुआ उस आदमी का? श्याओ कहते हैं, वो मर गया, वो एक अंडरग्राउंड एजेंट था। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? ये जेन कहती है, मैं तो बस जानना चाहती थी, वो बहुत अच्छा आदमी था, तो वो अंडरग्राउंड एजेंट कैसे हो सकता है? श्याओ कहते हैं, वो तो कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि किन फैमिली का कोई सर्वेंट भी। उन्हें ढूंढ कर मारना मेरी ड्यूटी ही है। ये जेन इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं, मैं भी अब इस मार धार से थक गया हूँ। एक बार चेयरमैन ने मुझे जो काम दिया है वो पूरा हो जाए, फिर हम दोनों ये जो चले जाएंगे। मैं तब तक फार्मिंग सीख लूंगा और फिर हम शांति से रहेंगे। ये जेन मन में कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। श्याओ पूछते हैं, तुम्हें सब याद आ गया है? ये जेन कहती है, हाँ, जब से मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था तब से मुझे काफी कुछ याद आने लगा है। श्याओ बोले, फिर तो ये भी याद होगा कि मैंने बचपन में क्या कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वो ये जेन को किस करने वाले होते हैं लेकिन वो फेस टर्न कर लेती है। श्याओ कहते हैं, तुम मेरे साथ ये जो आओगी ना, वादा करो मुझे धोखा नहीं दोगी। ये जेन वादा कर देती है। अब श्याओ उसे वापस किस करने वाले होते हैं तभी नीचे से एरिया चिल्लाते हैं, डायरेक्टर किन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की? श्याओ विंडो से उन्हें देखते हैं और कहते हैं, ये अपने आप को समझता क्या है, इसे क्या लगता है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये जेन फौरन उनके डेस्क के पास जाती है और सीरम की बोतल उठा लेती है। फिर वो चाबी निकालती है और उनके ड्रॉर को ओपन करती है। पास्ट में दिखाते हैं कि ये जेन को श्याओ के कोट से चाबी मिल जाती है। प्रेजेंट में ये जेन ड्रॉर में वो लिस्ट ढूंढने लगती है और वो लिस्ट मिल ही जाती है। ये जेन उस लिस्ट के सारे नामों को पढ़ने लगती है। उधर श्याओ एरिया के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? पता है ना ये कौन सी जगह है? एरिया कहते हैं, श्याओ जेन के साथ मजे कर रहे हो, वो मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ लाने की? श्याओ कहते हैं, मैं उसे पसंद करता हूँ। श्याओ एरिया को पैसे देते हैं और कहते हैं, क्या इतना काफी है? एरिया गुस्से में पैसे को फेंककर उनका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं क्या उसे बेचने आया हूँ? श्याओ कहते हैं, लगता है तुम भी उसे पसंद करते हो। अब हम देखते हैं कि ये जेन अपना काम कर रही थी और तभी श्याओ आ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या कर रही हो तुम? ये जेन इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए कहती है, आपने जो रिंग दी थी वो खो गई। फिर श्याओ उस रिंग को ढूंढ लेते हैं और उसे पहनाकर कहते हैं, छोटी छोटी बातों में रोने लगती हो, खो भी जाता तो दूसरा खरीद देता। वो कहती है, अब मुझे जाना चाहिए। श्याओ कहते हैं, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम वेट करो। वो कॉल करने चले जाते हैं और तभी मौका देखकर ये जेन चाबी वापस उनके कोट में रख देती है और कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये जेन निकल जाती है और उसके बाद श्याओ चाबी लेकर ड्रॉअर चेक करने लगते हैं। इधर ये जेन जा ही रही थी कि एरिया उसे साइड में ले जाते हैं और कहते हैं, किसने कहा था तुम्हें ये खतरनाक काम अकेले करने को? दोबारा किया तो छोड़ूंगा नहीं। ये जेन कहती है, पहले मुझे पेन और पेपर चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये जेन वो सारे नाम लिखने लगती है जो श्याओ के लिस्ट में थे। एरिया का आदमी कहता है, क्या ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है? तुम्हारी मेमोरी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है। उधर श्याओ ड्रॉअर में देखते हैं कि उनकी लिस्ट सेफ है, लेकिन उस लिस्ट में उन्हें एक बाल मिलता है और वो शॉक हो जाते हैं।
तभी एक ऑफिसर आकर कहता है, 8 साल पहले अजेलिया के कोड नेम से जो अंडरग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी उसका पता चल गया है। श्याओ कहते हैं, कौन है वो? ऑफिसर कहते हैं, मेरे साथ चाहिए। श्याओ चले जाते हैं। इधर एरिया ये जेन से कहते हैं, तुम मुझे दिखाने के लिए कॉपी क्यों बना रही हो? तुम्हें तो ये अपने बॉस को बताना चाहिए। तभी एरिया देखते हैं कि लिस्ट का आखिरी नाम उन्हीं का होता है। वो याद करते हैं कि ब्यूरो के सामने क्या हुआ था। एरिया श्याओ से कहते हैं, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या कर लोगे? श्याओ कहते हैं, तुम्हें उसे पसंद करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि तुम खुद को भी नहीं बचा सकते और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। प्रेजेंट में एरिया मन में कहते हैं, वो कब से मुझे हिंट दे रहा था। एरिया अपने आदमी से कहते हैं, इस लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें नोटिफाई कर दो और सबको सेफ लोकेशन में ले चलो। एरिया एजेंट से कहते हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी इस लिस्ट में मेरा भी नाम होगा, अब तुम जाओ। ये जेन हैरान हो जाती है। एरिया उसे पैसों से भरा बॉक्स देकर कहते हैं, इतने पैसे तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए काफी होंगे। अब से पैसों के लिए किसी अमीर फैमिली के यहाँ सर्वेंट मत बनना, अब से तुम आजाद हो। लेकिन ये जेन नहीं जाती है। एरिया कहते हैं, क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुमने मुझे सीरियस तो नहीं ले लिया। ये जेन गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी एरिया उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैं सीरियस था हमेशा से। तुमसे मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी लाइफ कितनी फीकी है। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो 8 बजे पोर्ट पर पहुंच जाना, लेकिन नहीं जाना चाहती तो श्याओ तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग की ट्रीटमेंट हो जाती है और डॉक्टर ये जेन से कहते हैं, पेशेंट खतरे से बाहर है, रेस्ट के बाद ये ठीक हो जाएंगी। वो चले जाते हैं और फिर ये जेन टाइम देखती है, 8 बजने वाला था। उसे एरिया की बात याद आती है, पर वो वांग से कहती है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, हम जाएंगे तो साथ जाएंगे। उधर एरिया ये जेन का वेट कर रहे थे। उनका आदमी कहता है, शिप बोर्डिंग का टाइम हो गया है, लेकिन वो कहते हैं, थोड़ा और वेट करो। वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी, हमें चलना चाहिए, आपको सेफ्टी का सवाल है। एरिया कहते हैं, लगता है अब भी मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो चले जाते हैं। इधर ये जेन इमोशनल हो रही थी, तभी वांग के हाथ में मूवमेंट होने लगती है और उन्हें होश आ जाता है। ये जेन कहती है, मॉम आप उठ गई? वांग कहती है, ये जेन तुम अभी तक गई नहीं। वो बोली, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, हम साथ जाएंगे। वांग बोलती है, हमें जिनचेंग छोड़कर जाना होगा। ये जेन उन्हें हग करके कहती है, बहुत देर हो गई है। वांग घबराकर कहती है, क्या मेरी वजह से तुम नहीं गई? ये जेन बोली, नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे किन फैमिली को उकसाना नहीं चाहिए था, ये सब होता ही नहीं, लेकिन अब हम साथ में जाएंगे। वो वांग को लेकर जाने लगती है, लेकिन रूम के बाहर मेंगफू खड़ा होता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। वो कहता है, इस हालत में तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। वांग बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं ये जेन का डैड हूँ, क्या मैं तुम दोनों से मिलने नहीं आ सकता? ये जेन तुम्हें शुगर डैडी मिल गया, चलो जल्दी से मुझे भी पैसे दे दो। वांग बोलती है, पागल हो क्या, हॉस्पिटल का बिल फ्री नहीं है, हमें उस भले इंसान को पैसे लौटाने भी हैं। पता नहीं मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से शादी क्यों कर ली। दोनों जाने की कोशिश करते हैं, पर मिंगफू कहता है, कहाँ चले तुम दोनों? ये जेन कहती है, कंट्री साइड से अंकल ने हमें लेटर भेजा है, उन्होंने कहा कि मैं मॉम को वहाँ ले आऊं ताकि वहाँ की ताजी हवा में मॉम जल्दी रिकवर हो पाएंगी। मिंगफू कहता है, कहाँ है वो लेटर? ये जेन कहती है, मैंने उसे पढ़ने के बाद फाड़ दिया। वांग कहती है, ये जेन इस आदमी पर टाइम वेस्ट मत करो, ट्रेन मिस हो जाएगी। दोनों वापस जाने की कोशिश करते हैं, पर मिंगफू कहता है, इतनी जल्दी क्या है भागने की? वांग बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मिंगफू दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं तुम्हें जाने देता। बताओ तुम दोनों अंडरग्राउंड एजेंट के बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे? वांग कहती है, कौन से अंडरग्राउंड एजेंट? वो बोला, नाटक मत करो, मैंने सब सुन लिया था उस दिन। तुम्हारा हस्बैंड एक अंडरग्राउंड एजेंट था जिसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पकड़ लिया। वांग पैनिक हो जाती है। ये जिन उन्हें संभालने की कोशिश करती है और मेंगफू को कुछ पैसे देकर कहती है, ये लो पैसे, इससे तुम अपना सारा उधार चुका लोगे, हमें जाने दो। वो कहता है, ब्यूरो अंडरग्राउंड एजेंट्स की तलाश में है, तुम दोनों तो मेरे लिए खजाने से कम नहीं हो। ये जेन उसे पूरा पर्स देकर कहती है, ये सब रख लो, लेकिन हमें जाने दो। वो कहता है, इतने सारे पैसे तुमने अपने लिए ही रखे थे, जो तुम्हें इतने पैसे दे सकता है वो तो बहुत अमीर होगा। तुम दोनों चले गए तो मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी चली जाएगी। वांग कहती है, लगता है पैसे के लिए तुम पागल हो गए हो, क्या चाहिए तुम्हें? मेंगफू उसे धक्का दे देता है और कहता है, मैंने कहा ना कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जेन कहती है, मॉम आप ठीक तो हैं? मेंगफू कहता है, मेरी लग्जरी लाइफ तुम दोनों पर ही डिपेंड करती है। वो ये जेन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे और अच्छी लगने लगती हो, एक बार मेरी हो जाओ और फिर मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। वो ये जेन को जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये जेन उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका हाथ काट लेती है। मिंगफू उसे थप्पड़ मारता है, फिर मिंगफू वापस उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एरिया की एंट्री होती है और ये
ये जेन हैरान हो जाती है। मिंगफू कहता है, मास्टर किन आप यहाँ कैसे? मैं अब आपका उद्धार चुका सकता हूँ, ये पैसे काफी नहीं है। तो इन माँ बेटी को देखिए, ये दोनों अंडरग्राउंड एजेंट्स हैं। इन दोनों को ब्यूरो के हवाले कर दीजिए। एरिया ये जेन के पास जाते हैं। वो पूछती है, आप गए क्यों नहीं? वो बोले, फॉग की वजह से डिले हो गया। लेकिन पास्ट में दिखाते हैं कि एरिया जानबूझकर शिप छोड़ देते हैं और कहते हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं भी आना चाहती तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। प्रेजेंट में एरिया उसके गाल पर निशान देखकर पूछते हैं, क्या तुमने इसे मारा? मिंगफू कहता है, मास्टर ये दोनों मार खाने के ही लायक हैं। अगर मैं नहीं आता तो ये दोनों भाग जाते। एरिया कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? मिंगफू कहता है, अच्छा मैं समझ गया, आप इसे पसंद करते हैं, ऐसा है तो आप इसे अपने साथ रख लीजिए, लेकिन उसका प्राइस देना होगा। एरिया को गुस्सा आता है तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई तेरी ये सब बोलने की? मैं मार दूंगा तुझे। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ ब्यूरो के ऑफिसर कैप्टन मा और श्याओ आ जाते हैं। कैप्टन कहते हैं, रुको, ये मेरा खबरी है। एरिया बोले, तो क्या हुआ? इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसे मार सकता हूँ। श्याओ कहते हैं, तुम पागल हो गए हो। तभी मिंगफू कहता है, कैप्टन ये दोनों अंडरग्राउंड एजेंट्स हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। श्याओ शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कैप्टन, मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिंगफू बोलता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। 8 साल पहले जिस एजेंट को आपने पकड़ा था ये उसी के फैमिली मेंबर्स हैं। ये लोग किन फैमिली में सर्वेंट का काम करते थे और उस रिक्शा वाले को इन्फॉर्मेशन देते थे। इसने मुझसे दूसरी शादी इसलिए की ताकि ये लोग खुद को कवर अप कर सकें। कैप्टन कहते हैं, डायरेक्टर किन शायद ये वही रिक्शा वाला था जिसे आपने मारा था। वांग कहती है, नहीं, मेरे हस्बैंड बोटमैन थे और वो 10 साल पहले डूबकर मर गए। एरिया कहते हैं, अब क्या ब्यूरो एक जुआरी की बातों पर विश्वास करेगी? मिंगफू बोलता है, ये सच है, मैंने अपने कानों से खुद सुना है। वांग गुस्से में कहती है, कमीने, पैसे के लिए तुम अपनी वाइफ और बेटी को भी नहीं छोड़ोगे। मिंगफू उसे धक्का दे देता है। श्याओ कहते हैं, हम एक जुआरी की बात पर बिलीव नहीं कर सकते। कैप्टन कहते हैं, आप इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मिस मेंग आपकी फियांसे हैं। आपको क्या लगता है कि स्टेशन चीफ ने मुझे आपके साथ क्यों भेजा है? ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। श्याओ बोले, कैप्टन तुम मुझे सिर्फ डिप्टी स्टेशन चीफ की पोजीशन पाने के लिए रोक रहे हो। कैप्टन हंसने लगता है। मिंगफू सोचता है, अगर ये जेन और किनश्याओ का रिश्ता हो गया तो मैं तो गया काम से। वो श्याओ से कहता है, ये लड़की आपके लायक नहीं है, ये तो पैसे के लिए सरोगेसी भी करती है। श्याओ शॉक होकर पूछते हैं, क्या ये सच है? ये जेन कहती है, नहीं ये झूठ है। मिंगफू कहता है, तो बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्याओ कहते हैं, ये जेन क्या मतलब है इसका? ये जेन जवाब नहीं दे पाती है। कैप्टन कहते हैं, डायरेक्टर आप एक लड़की की बातों में आ गए, एक बार मैं इनका मुंह खुलवा दूं, फिर देखते हैं कि आप डायरेक्टर की पोस्ट पर कब तक बने रहते हैं। ले चलो इन दोनों को। वांग कहती है, नहीं, आप लोग एक जुआरी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। मिंगफू कहता है, मेरे पास सबूत है। वो पॉकेट से एक टोकन निकालता है जो अंडरग्राउंड एजेंट का था। पास्ट में दिखाते हैं कि मिंगफू को वो टोकन वांग के सामान के बीच मिलता है। प्रेजेंट में कैप्टन कहते हैं, डायरेक्टर किन अब आप क्या बोलेंगे? वांग कहती है, ठीक है, मैं अपना गुनाह एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इसका ये जेन से कोई लेना देना नहीं है। मिंगफू कहता है, ऐसे कैसे? कैप्टन, मैं तो कहता हूँ इसकी बेटी के कपड़े निकालकर इसे बाहर फेंक दीजिए, फिर इसकी माँ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी। वांग कहती है, तुम राक्षस हो राक्षस? मिंगफू कहता है, मुझे ये भी पता है कि इसका भाई कंट्री साइड में है और इसका एंसेस्ट्रल ग्रेव भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग इसके भाई को पकड़ लीजिए, फिर ये जरूर अपना मुंह खोलेगी। वांग उसका हाथ काट लेती है, लेकिन ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। वांग कहती है, मेरी बेटी को जाने दो, मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी। ये बच्ची थी, इसे कुछ नहीं पता है। मिंगफू कहता है, कैप्टन ये आपको बेवकूफ बना रही है, इसकी बेटी को छोड़ना मत। वांग कहती है, कमीने, चलो साथ में कन्फेस करते हैं। वो कहता है, मैं तो विटनेस हूँ, मैं क्या कन्फेस करूंगा। कैप्टन कहते हैं, ले चलो इन दोनों को। लेकिन तभी वांग चाकू पकड़ती है और मिंगफू के पेट में घुसा देती है। वो कहती है, तुम्हें जिंदा होना ही नहीं चाहिए। तभी कैप्टन वांग को शूट कर देते हैं और ये जिन शॉक हो जाती है। वो वांग के पास आती है और बोलती है, मॉम, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वांग कहती है, मेरी बीमारी वैसे भी मुझे ज्यादा दिन जीने नहीं देती, कम से कम मैं इस कमीने को साथ लेकर जा रही हूँ। वांग की वहीं डेथ हो जाती है और ये जेन रोने लगती है। फिर कैप्टन ये जेन को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं, मगर श्याओ अपनी गन निकालकर कहते हैं, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। कैप्टन बोलते हैं, आप अपनी ड्यूटी भूल गए, इससे आपका करियर खराब हो जाएगा। वो वापस ये जेन को ले जाने का ऑर्डर देते हैं, मगर तभी एरिया उसे शूट कर देते हैं। श्याओ कहते हैं, तुम क्या पागल हो गए हो? एरिया कहते हैं, इन लोगों को जवाब चाहिए था तो अब ऊपर जाकर खुद जवाब मांग लेंगे। श्याओ बोले, पता भी है तुमने क्या किया? एरिया बोले, पहले बताओ कि मैं तुम्हारी ब्लैक लिस्ट में कैसे आया? श्याओ बोले, तो तुम्हें पता है, फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एरिया बोले, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो?
मैं जाऊंगा और येजेन को साथ लेकर जाऊंगा। शाओ कहते हैं, क्या तुम येजेन को भी खतरे में डालना चाहते हो? एरिये बोले, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने से तो वो बेटर है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उठता है और एरिये को शूट करने वाला होता है, लेकिन येजेन उसे देख लेती है और बीच में आ जाती है। उसे गोली लग जाती है। एरिये उसे पकड़ लेते हैं और शाओ के साथ वो भी शॉक में होते हैं। अब दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर येजेन की हालत देखकर कहते हैं, बहुत खून बह गया है, लगता नहीं ये बच पाएगी। एरिये गुस्से में गन निकाल लेते हैं और कहते हैं, अगर इसे कुछ हुआ तो सबको खत्म कर दूंगा। डॉक्टर की फट जाती है। वो लोग येजेन को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। फिर शाओ एरिये से कहते हैं, अब भी थोड़ी अक्ल बची है तो चले जाओ यहाँ से। एरिये उन्हें एक मुक्का मार देते हैं और कहते हैं, शाओ जेन को कुछ हुआ तो मैं ब्यूरो के एक भी ऑफिसर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एरिये का आदमी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, लेकिन एरिये उसे भी मार देते हैं और कहते हैं, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। एरिये कहते हैं, कैसी है यूजेन? डॉक्टर कहते हैं, हम जो कर सकते थे कर चुके। एरिये और शाओ को सदमा लगता है। अब दोनों यूजेन के पास जाते हैं। एरिये उसकी हालत देखकर डॉक्टर से कहते हैं, क्या इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? इसे बचाओ। डॉक्टर बोले, मिस मेंग को गहरी चोट लगी है और ये जीना भी नहीं चाहती। हम जो कर सकते थे कर चुके। एरिये कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने खुद कहा था कि ये मेरे साथ जीना चाहती है। हम साथ में न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। वो यूजेन को देखते हुए मन में कहते हैं, प्लीज उठ जाओ, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। शाओ कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा नाम लिस्ट में था। मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट को छुपा कर रखा ताकि तुम्हें भागने का चांस मिल जाए, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब हो गया। एरिये उनकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। तभी उनका आदमी आता है और कहता है, मास्टर हमें जाना होगा, बोट आ चुकी है। एरिये कहते हैं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है, हमें जाना होगा वरना देर हो जाएगी। एरिये चिल्लाते हैं, कहाँ ना जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तभी शाओ उन्हें नेक पर मारकर बेहोश कर देते हैं और उनका आदमी एरिये को ले जाता है। उनके जाने के बाद शाओ येजेन से कहता है, काश हम आम लोग होते तो हमारी एंडिंग ऐसी नहीं होती। शाओ रिंग निकालकर येजेन को पहनाते हैं और कहते हैं, ये रिंग तुम्हारे लिए ही बनी है। वो इमोशनल हो जाते हैं और तभी येजेन की फिंगर में मूवमेंट होती है। शाओ शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि येजेन हॉस्पिटल में होती है और ठीक हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो शाओ को देखकर कहती है, आप कौन हैं? शाओ कहते हैं, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? वो ना कहती है। शाओ कहते हैं, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। इसके बाद डॉक्टर शाओ से कहते हैं, मिस मेंग को सदमा लगा है और बहुत खून बह गया है, इसीलिए शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। शाओ कहते हैं, क्या उसे दोबारा सब कुछ याद आएगा? डॉक्टर बोले, कुछ कह नहीं सकते। शाओ मन में कहते हैं, किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। अब शाओ येजेन को घर ले जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें ये जगह याद है? वो कहती है, नहीं। शाओ कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मेरी फियांसे हो और ये हमारा घर है। तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो हमारे प्यार की निशानी है। शाओ कहते हैं, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और हम वेडिंग ड्रेस चूज करने जा रहे थे, तभी हम पर अटैक हो गया। तुम्हें गोली लग गई और तुम हॉस्पिटल में थी। अच्छा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। येजेन कहती है, क्या ये सच है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हम कैसे मिले थे? शाओ कहते हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। जब तुम छोटी थी तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी और मैंने कहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम वेडिंग के लिए बड़ी एक्साइटेड थी, तो चलो शादी कर लेते हैं। येजेन उनका हाथ थाम लेती है। वो उसे हक करके कहते हैं, मैं फिर तुम्हें ये जोऊ ले जाऊंगा। याद है ना, मैंने कहा था कि मैं फार्मिंग सीख लूंगा, फिर हमारे बच्चे होंगे जो हमें मॉम डैड कहकर बुलाएंगे। येजेन हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में वो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी एरिये वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? येजेन कहती है, तुम कौन हो? वो कहते हैं, ये जगह डेंजरस है, हमें जाना होगा। लेकिन तभी शाओ गन लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? हाँ। येजेन एरिये के सामने आकर कहती है, इसे कुछ मत करना। शाओ कहते हैं, येजेन तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलकर वो शूट कर देते हैं, लेकिन ये सब येजेन का सपना होता है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है और उसकी चीख सुनकर शाओ आ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ? येजेन कहती है, एक बुरा सपना देखा मैंने। ये एरिये कौन है? वो बोले, वो मेरा भाई है, लेकिन वो जिनचेंग से जा चुका है। येजेन कहती है, क्या मैं उन्हें जानती हूँ? शाओ कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम दोनों की आपस में बनती नहीं। उसे पता चला कि हम शादी कर रहे हैं तो वो चला गया। कल हमारी शादी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शाओ उसके फॉरहेड पर किस करके चले जाते हैं। वो सोचती है, अगर हमारी बनती नहीं तो फिर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। नेक्स्ट डे शाओ का आदमी उनके पास एक न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है, हमने न्यूज़पेपर में न्यूज डाल दी है, कल ये पब्लिश हो जाएगी। न्यूज में था कि एरिये मर चुका है। शाओ मन में कहते हैं, एरिये को सीक्रेट सर्विस से बचाने का यही रास्ता था। उधर येजेन वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे तैयार करने वाली मेड कहती है, मिस मेंग कितनी सुंदर लग रही हैं।
काश मास्टर एयर इन्हें देख पाते। ये जेन कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या मतलब? दूसरी मेड कहती है, कुछ नहीं, आज आपकी शादी है, आपको सैड बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेड जाने लगती है और जाते जाते कहती है, डायरेक्टर किन ने कहा है कि इस बारे में मिस मेंग को पता नहीं चलना चाहिए? तुमने आज का न्यूज़पेपर देखा, चलो चलते हैं। उनके जाने के बाद ये जेन सोचती है, क्या हम सच में क्लोज नहीं है? उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और वो कहती है, लगता है मैं काफी चीजें भूल गई हूँ। अब ये जेन बाहर आती है और उसे न्यूज़पेपर मिलता है। वो उसमें एरिया की डेथ की खबर देखकर शॉक हो जाती है। तभी कोई कहता है, डायरेक्टर किन आपको चर्च ले जाने आए हैं? ये जेन ओके बोलती है। फिर श्याओ आ जाते हैं और कहते हैं, ये जेन तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं। ये जेन इमोशनल हो जाती है और उनके पास आते हुए उसे सब कुछ याद आने लगता है। श्याओ पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। श्याओ कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। ये जेन कहती है, मैं टचअप करके आती हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, मैं वेट करूंगा। अब ये जेन रूम में चली जाती है, लेकिन श्याओ देखते हैं कि वहाँ पर न्यूज़पेपर था। उन्हें पता चल जाता है कि येजेन ने न्यूज़ देख ली है, इसलिए वो तुरंत येजेन के पीछे जाते हैं। लेकिन रूम में उन्हें सिर्फ वेडिंग ड्रेस और रिंग मिलती है। श्याओ इमोशनल होकर कहते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें पा नहीं सका। वहीं दूसरी तरफ येजेन अपना सामान लेकर निकल चुकी थी। वो मन में कहती है, मेरे मॉम डैड ने अपने फर्ज के लिए जान दे दी और अब मैं मास्टर एयर के नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। अब से मेंग येजेन दुनिया के लिए मर चुकी है। वो वहाँ से चली जाती है। अब उसका बॉस उसे एक नया मिशन देता है। वो कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को तुम्हारा हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने के लिए भेजा है। वो लोकेशन पर पहुंच चुका है। ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें अपनी जान लगा देनी है। ये जगह यांग शूपू में है। तुम दोनों को मैरिड कपल का नाटक करना है। तुम दोनों टेलर शॉप चलाते हुए खुद को कवर अप करोगे। ये जेन उसके कहने पर उस टेलर शॉप में पहुंच जाती है, जहां ऑलरेडी कोई था। वो पूछती है, क्या आप ही कॉमरेड यशियांग हैं? यशियांग उसकी तरफ देखते हैं और वो और कोई नहीं एरिए होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करके कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बस फिर इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।